आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के चर्चा का टॉपिक है राजनीति शास्त्र के अध्ययन की पद्धतियाँ। चाहे कोई भी विषय हो, प्रत्येक विषय के अध्ययन की अनेक पद्धतियाँ होती हैं जिनके द्वारा उस विषय की सामग्री का उचित अध्ययन किया जाता है। अध्ययन पद्धति के द्वारा वर्तमान व अतीत की घटनाओं के विश्लेषण के साथ भविष्य के बारे में भी कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह सही है कि राजनीति शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक सुनिश्चित विज्ञान नहीं है। अतः प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति के बारे में विचारकों का कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उसके किसी भी सिद्धांत को प्रयोगशाला में रखकर उस पर प्रयोग किया जा सकता है, परंतु परिवर्तनशील मानव स्वभाव और व्यवहार के कारण राजनीति शास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों में यह अध्ययन पद्धति संभव नहीं है। हम मानव समाज या राजनीतिक व्यवस्था के साथ उस प्रकार के प्रयोग नहीं कर सकते जिस प्रकार के प्रयोग एक वैज्ञानिक भौतिक व रासायनिक द्रव्यों के साथ करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न शासन प्रणालियों के प्रभावों को जानने के लिए हम इच्छानुसार एक राज्य में लोकतंत्र या दूसरे राज्य में राजतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। अतः यह प्रश्न उठता है कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन किस पद्धति से किया जाए। यहाँ अध्ययन पद्धति के संबंध में विद्वानों में मत भिन्नता है, लेकिन बहुसंख्यक विचारकों के द्वारा जिन महत्वपूर्ण पद्धतियों को स्वीकार किया गया है उसमें कई पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की मुख्य रूप से दो पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। पहला परंपरागत पद्धति और दूसरा व्यवहारवादी पद्धति। आज के इस व्याख्यान में परंपरागत अध्ययन पद्धति का उल्लेख करेंगे। पद्धतियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेथड्स। राजनीति शास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए बताई गई विभिन्न पद्धतियों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड, और दूसरा निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड। पहला आगमनात्मक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत पहले तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों की तुलना की जाती है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस प्रकार आगमनात्मक पद्धति में विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। इस पद्धति का प्रयोग अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू आदि विचारकों ने किया है। उदाहरण के लिए अरस्तु ने अपने समय के 158 प्रमुख नगर राज्यों के संविधान एकत्रित करके उनकी तुलना करने के बाद शासन की प्रणालियों के बारे में कुछ सिद्धांत बताए हैं। आगमनात्मक पद्धति में 4 प्रणालियों का अनुसरण किया जाता है। ये हैं प्रयोगात्मक, दूसरा पर्यवेक्षणात्मक, तीसरा ऐतिहासिक और चौथा तुलनात्मक पद्धति। इस तरह से आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हम विशिष्ट तथ्यों से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, पार्टिकुलर टू जनरल। अब दूसरा है निगमनात्मक पद्धति। यह पद्धति आगमनात्मक पद्धति के बिल्कुल विपरीत है। इसमें स्वयं सिद्ध सिद्धांत मान लिए जाते हैं। इस पद्धति में सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तथ्य की ओर बढ़ते हैं, जनरल टू पार्टिकुलर।
इस पद्धति के प्रयोग करने वालों में प्रमुख विचारक हैं प्लेटो, बोदा, हाब्स, अगस्त काम्टे, हीगल आदि। इस पद्धति का मुख्य आधार दार्शनिक दृष्टिकोण है। तो इस तरह से पद्धतियों का वर्गीकरण के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की दो वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है। पहला आगमनात्मक पद्धति और दूसरा निगमनात्मक पद्धति। अब हम राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख करें। इसे हम राजनीति शास्त्र की परंपरागत अध्ययन पद्धति भी कहते हैं। राजनीति शास्त्र की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ। राजनीति शास्त्र की विषय सामग्री के परिवर्तित स्वरूप के कारण उसके अध्ययन की कोई निश्चित एक पद्धति नहीं है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए समय समय पर निम्नलिखित पद्धतियों का प्रमुखतया प्रयोग किया जाता रहा है। पहला, प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में तो इसी पद्धति का प्रयोग होता है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विशिष्ट पद्धतियों में भी राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विशिष्ट पद्धतियों में से भी प्रयोगात्मक पद्धति एक प्रमुख पद्धति है। राजनीति शास्त्र भी एक विशिष्ट अर्थ में विज्ञान है, इसमें भी प्रयोग संभव है। यह ठीक है जैसा कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि हम तापक्रम, नमी और वायु को नाप सकते हैं, परंतु किसी जन समुदाय की भावनाओं का तापक्रम नहीं जांच सकते हैं। ब्राइस ने यह भी कहा है कि भौतिक विज्ञानों में एक के बाद दूसरा प्रयोग उस समय तक लगातार किया जाता है जब तक कि अंतिम परिणाम न मिल जाए, परंतु राजनीति शास्त्र में हम जिसे प्रयोग कहते हैं उसे बार बार नहीं दोहरा सकते, क्योंकि हम अवस्थाओं और स्थितियों को दोबारा पहले रूप में नहीं रख सकते। भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी हो सकती है और इसके द्वारा की गई भविष्यवाणी में किसी तरह का संदेह नहीं होता है, परंतु राजनीति शास्त्र में केवल उसकी संभावना ही हो सकती है। प्राकृतिक विज्ञानों की भविष्यवाणी बिल्कुल सुनिश्चित होती है। उदाहरण के रूप में जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में आगामी एक वर्ष में कहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, इसे पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं और वह वर्तमान धरातल पर बिल्कुल सत्य साबित होता है। तो इस तरह से प्रयोगात्मक पद्धति में एक विख्यात विचारक गिलक्राइस्ट ने कहा है कि शासन के ढांचे में किया गया कोई भी परिवर्तन, प्रत्येक नया कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीति शास्त्र में एक प्रयोग होता है। एक समाजशास्त्री विचारक अगस्त काम्टे भी कहता है कि राज्य के अंदर प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग है। प्रयोगात्मक पद्धति के अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि शासन के द्वारा विद्यमान कानून को हटाकर किसी नए कानून को क्रियाशील करना, यह भी एक प्रयोग ही है। यद्यपि राजनीतिक विज्ञान के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक निश्चित कक्ष प्रयोगशाला के रूप में नहीं होता है, किंतु राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग संपूर्ण विश्व में है। संपूर्ण विश्व को राजनीतिक विज्ञान की प्रयोगशाला कह सकते हैं। सरकार के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में नए नए कानून बनाकर उसे प्रयोग के रूप में लाया जाता है। यदि वह कानून जनता के लिए अत्यधिक कल्याणकारी होता है तो उसे दीर्घकाल तक लागू किया जाता है। तो इस तरह से ये तो हो गया प्रयोगात्मक पद्धति। दूसरा है पर्यवेक्षणात्मक
पद्धति, इसे अवलोकन पद्धति भी कहते हैं। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति आगमनात्मक है, इंडक्टिव है। यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, इसलिए यह अपेक्षाकृत ठोस होती है। इस पद्धति का अभिप्राय है शासन प्रणालियों और राजनीतिक संस्थाओं का नज़दीक से अध्ययन करना। दूसरे शब्दों में उनकी कार्य प्रणाली को पास जाकर देखना। यह पद्धति बहुत पुरानी है, क्योंकि प्लेटो व अरस्तु ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। प्लेटो ने इसी पद्धति के आधार पर अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ द लॉज में कानून की उपयोगिता और अनिवार्यता को स्वीकार किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के अंतर्गत शासन प्रणालियों, जैसे शासन की कई तरह की प्रणालियां हैं, जैसे राजतंत्र, प्रजातंत्र, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, संसदीय और अध्यक्षीय शासन, ये सब शासन के प्रकार या शासन के रूप हैं। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति में शासन प्रणालियों और राजनीतिक संस्थाओं का करीब जाकर अध्ययन किया जाता है। अब है तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की एक दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति तुलनात्मक पद्धति है। इस पद्धति का सबसे पहले अरस्तु ने प्रयोग किया था। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांतियों के कारणों व उनको रोकने के उपायों का उल्लेख किया था। क्रांतियां क्यों होती हैं और क्रांतियों को कैसे रोका जा सकता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पूर्व अरस्तु ने दुनिया के 158 देशों को एकत्रित करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत क्रांतियों के कारण और उसके निवारण के उपायों का उल्लेख किया था। सरल शब्दों में इस पद्धति के द्वारा हम तथ्यों का संकलन, उसका विश्लेषण और तुलना करके किसी विशेष राजनीतिक प्रणाली के औचित्य पद्धति के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। इस पद्धति का पर्यवेक्षणात्मक व ऐतिहासिक पद्धति से संबंध है और यह इन दोनों की पूरक है। तो इस तरह से ये तो हो गया राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की परंपरागत पद्धति के अंतर्गत तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट का भाव विस्तार। चौथी पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का अपना विशिष्ट स्थान है। इस पद्धति के संबंध में गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए हमें उनकी उत्पत्ति, जन्म तथा विकास के संबंध में अध्ययन करना चाहिए। इतिहास हमें केवल बीती हुई बातें ही नहीं बताता, वरन भविष्य की कुंजी भी प्रदान करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक शास्त्र की आगमनात्मक व निगमनात्मक पद्धतियां चक्कर लगाती हैं। गिलक्राइस्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक शास्त्र के प्रयोग इतिहास की पृष्ठभूमि में ही किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास, जिसमें अतीत की घटनाओं का उल्लेख करता है, इतिहास में अतीत की घटनाओं का उल्लेख रहता है और अतीत में राजनीतिक संस्थाएं कैसी थी और वर्तमान में कैसी होनी चाहिए, वर्तमान में कैसी है और भविष्य में कैसी होनी चाहिए, इस बात का निर्धारण हम ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर करते हैं। अब चौथा कहा गया है दार्शनिक पद्धति। राजनीतिक शास्त्र की उपर्युक्त अध्ययन पद्धतियां आगमनात्मक है, जबकि दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक है। इस पद्धति में तर्क और विवेक का आश्रय लिया जाता है। इस पद्धति से कुछ सामान्य तथ्यों व अनुमानों के आधार पर सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। यह पद्धति पूर्णतया कल्पना पर आधारित है। यह सूक्ष्म संकल्पनाओं को लेकर चलती है, फिर इतिहास के वास्तविक तथ्यों से
उनका मेल स्थापित करने का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में यह पद्धति काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। इस पद्धति का निर्माण अनुमान, कल्पना अर्थात अंदाज के आधार पर किया गया है। इस पद्धति का संबंध वास्तविकता से कोसों दूर है। इस पद्धति के प्रमुख प्रतिपादक हैं प्लेटो, टॉमस मोर, जीन जैक्स रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसाके आदि विचारक दार्शनिक पद्धति के समर्थक माने जाते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की परंपरागत पद्धतियों के अंतर्गत नेक्स्ट पद्धति के रूप में छठवां पॉइंट के रूप में सादृश्य पद्धति का उल्लेख करेंगे। यह वह पद्धति है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ दूसरे विविध तत्वों का सादृश्य स्थापित किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत राज्य की तुलना किसी संस्था या वस्तु से की जाती है। इस पद्धति का प्रयोग ब्लंटसली तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने विशेष रूप से किया है। स्पेंसर ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य और मानव शरीर के बीच पूर्ण सादृश्य स्थापित कर राज्य के रूप में राज्य के विषय के रूप में सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सावयव सिद्धांत, जिसे हम शरीर सिद्धांत अंग्रेजी में ऑर्गेनिक थ्योरी कहते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में यह पद्धति एक सीमा तक ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। राज्य और व्यक्ति की सादृश्यता को हम उस रूप में नहीं देख सकते हैं जैसा कि स्पेंसर कहता है। परंपरागत पद्धतियों के अंतर्गत सातवां कहा गया है कानूनी पद्धति, जुरिडिकल मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत राज्य को एक विधिमान्य इकाई स्वीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य को एक कानूनी व्यक्ति माना जाता है जो कानून को सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप में लागू करने के लिए है। इस पद्धति के समर्थकों में विलोबी, लेवांट, डिग्विट आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। संक्षेप में यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है जिसका मुख्य कार्य कानून बनाना और उन्हें लागू करना है, जिनके माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था की जाती है। इस पद्धति का दोष यह है कि इसमें सामाजिक व आर्थिक शक्तियों को भुला दिया जाता है जो राज्य के आधारभूत रूप में कार्य करती है। आठवां, सांख्यिकी पद्धति। यह पद्धति राजनीति शास्त्र के अनेक विषयों का अध्ययन उनसे संबंधित आंकड़ों के आधार पर करती है। मतदान, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग की शक्ति, जनमत, प्रचार आदि विषयों का इस पद्धति के आधार पर भली प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत किसी विषय विशेष के संबंध में आंकड़े तैयार किए जाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए राज्य का समस्त आर्थिक नियोजन आर्थिक आंकड़ों के आधार पर निर्भर होता है। हमारे देश में 1951 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ और इन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण आंकड़ों के आधार पर आगामी 5 वर्षों के लिए किया जाता है। परंतु राजनीति शास्त्र के अध्ययन में इस पद्धति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग उसी प्रकार नहीं हो सकता जैसे कि अकेले ऐतिहासिक पद्धति का नहीं हो सकता। आंकड़े तभी सहायक हो सकते हैं जबकि उनके साथ विवेक और तर्क का सही रूप में प्रयोग किया जाए। अतः इस पद्धति का प्रयोग ऐतिहासिक, तुलनात्मक व दार्शनिक पद्धति के सहायक के रूप में ही उपयुक्त हो सकता है। 9वां, मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति भी राजनीति शास्त्र के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण परंपरागत पद्धति है। मनोवैज्ञानिक पद्धति मानव स्वभाव और व्यवहार पर विशेष बल देती है। इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वभाव और समूहगत स्वभाव की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन का कार्य किया जाता है। यह पद्धति
शासन के संचालन में भाग लेने वालों की मानसिक क्रियाओं एवं भावनाओं को अधिक महत्व देती है। इस पद्धति के प्रयोग करने वालों में मुख्य रूप से ग्राहम वालास, लिवोन सेमनर आदि विचारक प्रमुख हैं। राजनीति शास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण विषयों जैसे लोकमत, निर्वाचन, राजनीतिक दलों आदि का अध्ययन इस पद्धति से भली प्रकार किया जा सकता है। तो इस तरह से तो हो गया मनोवैज्ञानिक पद्धति, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति, एम्पिरिकल साइंटिफिक मेथड। वर्तमान समय में समाज विज्ञानों में पदार्थ विज्ञानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आज इस बात पर बल दिया जा रहा है कि समाज विज्ञानों में पदार्थ विज्ञानों के साथ सादृश्य स्थापित कर विज्ञानत्व को पूर्ण रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है क्योंकि यह एक आगमनात्मक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रतिपादकों में प्रमुख हैं ग्राहम वालास, मैरियम, कैटलिन आदि। इस पद्धति के कुछ विशेष लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, पर्यवेक्षण व सामग्री संग्रह। दूसरा, एकत्रित सामग्री का वर्गीकरण। तीसरा, सामान्यीकरण और सूत्रीकरण। चौथा, सिद्धांतों या प्रवृत्तियों का सत्यापन। और पांचवा है मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण, वैल्यू फ्री एटीट्यूड। तो इस तरह से ये तो हो गया आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति, एम्पिरिकल साइंटिफिक मेथड। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की परंपरागत पद्धतियों के अंतर्गत अंतिम पॉइंट के रूप में 11वां पॉइंट के रूप में अब हम आनुभविक अंतिम पॉइंट के रूप में हम प्रणाली पद्धति, सिस्टम मेथड का उल्लेख करेंगे। राजनीति शास्त्र में प्रणाली पद्धति का प्रयोग आमंड स्टन आदि विचारकों ने किया है। इस पद्धति की धारणा को समाजशास्त्रियों ने विकसित किया था। अमेरिकन समाजशास्त्री टालकोट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में संपूर्ण समाज को एक सिस्टम के रूप में देखा और समाज के भीतर की विधि, संस्थाओं, संरचनाओं और प्रक्रियाओं को विभिन्न उप प्रणालियों में विभाजित करके समझने का प्रयास किया। आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति प्रणाली को सामाजिक प्रणाली का अभिन्न अंग मानते हैं और राज्य को एक व्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं। राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न मनुष्य व समूह भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। इन औपचारिक भूमिकाओं के अतिरिक्त दूसरे बहुत से राजनीतिक कार्य भी इनके अंतर्गत होते हैं। इस प्रकार इस पद्धति द्वारा समस्त राज्य व्यवस्था का, उसके निवेश व निर्गत प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति के प्रयोग ने राजनीति शास्त्र को परंपरागत कानूनी, संस्थात्मक और औपचारिक प्रतिबंधों से उन्मुक्त कर दिया है। तो इस तरह से ये तो हो गया राजनीति शास्त्र के अध्ययन की परंपरागत पद्धतियां। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि अध्ययन की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी? राजनीति शास्त्र के अध्ययन की उपर्युक्त पद्धतियों में से कोई भी एक पद्धति पूर्ण नहीं है। राजनीति शास्त्र क्षेत्र इतना व्यापक और विस्तृत है कि किसी एक परिस्थिति में एक पद्धति उपयोगी है तो दूसरी परिस्थिति में वह अनुपयुक्त हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि राजनीति शास्त्र के समुचित अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का सम्मिश्रण कर दिया जाए। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियां एक दूसरे की विरोधी नहीं है, वरन वे एक दूसरे की पूरक हैं। इस संबंध में एक विख्यात विचारक गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए
ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धतियों को मिलाने पर बल दिया है। दूसरे शब्दों में राजनीति शास्त्र के अध्ययनकर्ता को यथार्थ और आदर्श का संतुलन करने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन की सबसे उत्तम पद्धति में ऐतिहासिक व दार्शनिक पद्धतियों का सम्मिश्रण होना आवश्यक है। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, निष्कर्ष जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, उपसंहार भी कहते हैं, राजनीति शास्त्र के समुचित अध्ययन के लिए निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धतियों में तो समन्वय होना ही चाहिए। साथ ही राजनीति शास्त्र की परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों में भी समन्वय आवश्यक है। हमको वास्तविकता को भी सामने रखना चाहिए। हमें केवल पद्धतियों, मेथड्स, तकनीकों, टेक्निक्स, कौशल, स्किल्स आदि पर अमेरिकन प्रोफेसर J.H. हैलोवेल ने ठीक कहा है कि सामाजिक विज्ञान को नई शोध तकनीकों की उतनी आवश्यकता नहीं है जैसा कुछ लोग समझते हैं, परंतु उन्हें ऐसे विश्वासों की आवश्यकता अवश्य है जो तर्क संगत सिद्धांतों पर आधारित हो। इस प्रकार संक्षेप में राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए परंपरागत पद्धतियाँ आधार रूप में रहेंगी, परंतु वैज्ञानिक परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए हमें आधुनिक पद्धतियों के भी सहायता लेना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी व्याख्यान के साथ ही राजनीति शास्त्र के अध्ययन की परंपरागत पद्धतियों का अध्यापन समाप्त होता है। धन्यवाद।